नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे मार्केस, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। सचमुच भोकाल मृत्यु पास में फंसा था, लेकिन फंसने रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसके कंठ से निकलने जा रहा था भोकाल। भोकाल द्वारा इस नाम के पुकारे जाने का एक ही अर्थ होता है, भोकाल के शरीर में अपार शक्तियों का प्रवेश कर जाना, मजबूत से मजबूत जगर का टूट जाना और उसके दुश्मन का मौत की नींद में सो जाना। खचाक! जल्द ही काला गेंदा फरियादी के हाथ में था। धन्यवाद महाबली, ईश्वर तुझे लंबी आयु प्रदान करे। मुझे अब राजमहल पहुंचना है, क्योंकि वहां मैं एक अत्यंत गंभीर विषय पर विचार विमर्श होता छोड़ आया था। ओह, ये क्या? यहाँ की हालत ऐसी है जैसे मेरे पीछे यहाँ से कोई तूफान गुजरा हो। हाँ महाबली, तुम्हारे पीछे यहाँ से तूफान ही गुजरा था, और उस तूफान का नाम था कुबड़ा शैतान। कुबड़ा शैतान? हाँ महाबली, वो तुम्हें कहीं मृत्यु के पास में फंसाकर खाली पड़े राज्य के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाने आया था, और उसने हम सबको बेबस करके ऐसा कर भी लिया था। परंतु अचानक ना जाने क्या हुआ कि राज सिंहासन पर बैठता बैठता वो चिहुक गया और तुरंत ही वापस भाग खड़ा हुआ। निश्चय ही उसे महाबली के वापस आने की सूचना मिल गई होगी। वह अच्छी तरह जानता था कि महाबली के वापस आने का एक ही अर्थ था, उसका विनाश। तभी राज सिंहासन पर बैठे बिना ही वापस भाग गया वो। ओह, इसका मतलब मुझे काला गेंदा लेने के लिए भेजने का षड्यंत्र कुबड़ा शैतान का ही रचा हुआ था। लेकिन इतना सब करने के बाद जब उसके पास राज सिंहासन को हथियाने का अवसर था, तो फिर वो वापस क्यों लौट गया? जबकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो राज सिंहासन पर बैठ जाता तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि मैंने राज सिंहासन की मर्यादा से बंधे रहने का वचन लिया हुआ है, और इस वचन के तहत मैं राज सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का आदेश मानने के लिए विवश हूं। क्या सोचने लगे महाबली? खाली राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए विचार विमर्श नहीं करना क्या? नहीं, ये विचार विमर्श आज नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस विचार विमर्श पर भी विचार विमर्श करना है। भोकाल के मन में क्या था, कोई नहीं जानता था, और तब तक कोई नहीं जान पाया जब भोकाल ने घोषणा ना कर दी, मैं बनूंगा विकासनगर का राजा। क्या? भोकाल की घोषणा ने सभी को स्तब्ध कर डाला। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहें। लेकिन सेनापति परवीन सिंह चुप ना रह सका। तुम अपने आप को विकासनगर सम्राट के लिए प्रस्तुत कर रहे हो, यह उचित नहीं है भोकाल। तुम रक्षक हो, और रक्षक को राज सिंहासन पर बैठना नहीं अपितु उसकी सेवा करना शोभा देता है। बहुत दिनों तक इस राज सिंहासन की सेवा करता आया हूं मैं। आज जब मुझे उस सेवा का फल इस राज सिंहासन के रूप में मिलने का अवसर मिला है, तो मैं ना तो इस अवसर को हाथ से जाने दूंगा, और ना इस अवसर के बीच में किसी को आने दूंगा। वैसे अगर किसी के बीच में आने की इच्छा हो तो वो शौक से आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसे मेरी तलवार से लोहा लेना होगा। अपनी तलवार पर इतना अभिमान अच्छा नहीं है महाबली। सेनापति परवीन सिंह और कुछ बोल पाता, उससे पहले ही महामंत्री बीच में आ गया। अगर महाबली राज सिंहासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, तो मेरे विचार से हमें इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। राजकुमारी श्वेता की चेतना लौटने तक अगर राज्य की बागडोर महाबली जैसे व्यक्ति के मजबूत हाथों में रहे, तो ये राज्य की हित की बात है। आप सब क्या कहते हैं? महामंत्री के उस प्रश्न ने राज दरबार में सन्नाटा व्याप्त कर दिया था, और राजमहल में व्याप्त वही सन्नाटा इस बात का प्रतीक था कि सभी दरबारी भोकाल के महाराज बनने की मुख्य स्वीकृति दे चुके थे। कुछ की ये स्वीकृति भोकाल के प्रति सम्मान का प्रतीक थी, और कुछ की भोकाल की तलवार के डर का प्रतीक। जो भी था, भोकाल विकासनगर का नया महाराजा बनने जा रहा था, और उसके लिए भोकाल का सिर्फ राज सिंहासन पर बैठना ही बाकी था। लेकिन भोकाल राज सिंहासन पर बैठ पाता उससे पहले ही। ठहरो, विकासनगर का राज सिंहासन अभी इतना अपवित्र नहीं हुआ है कि
कोई भी दुष्ट अपनी कुइच्छाएं पूरी करने के लिए उस पर बैठ जाए। ऋषि एगोस्वर, हाँ, और हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, अपितु राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारी राजकुमार अंकित को साथ लाए हैं। अपने अपवित्र कदमों को राज सिंहासन से दूर हटाओ और राजकुमार अंकित को उस पर बैठने दो। महाराज बनने के पश्चात भी अंकित की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी न आए, इसका ध्यान हम स्वयं रखेंगे। आपका निर्णय स्वागत योग्य है ऋषिवर, परंतु आपने ये निर्णय लेने में विलंब कर दिया, क्योंकि आपके इस निर्णय से पहले ये निर्णय हो चुका है कि राज सिंहासन पर भोकाल बैठेगा। राज सिंहासन पाने के लालच में तुम अंधे हो गए हो। ये राजद्रोह है, हो सकता है, और इसका जो विरोध करना चाहता है वो बेहिचक मेरी तलवार से टक्कर ले सकता है। वैसे मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इस बच्चे को मेरी तलवार से टक्कर देने की जगह आश्रम में ले जाकर शिक्षा दे तो अधिक उचित होगा। क्रोध से विपर उठे ऋषि योगेश्वर। अंकित को बच्चा कह रहा है? तो उस अंकित को जिसने एक बार घातनी शक्ति का प्रयोग करके तुझे मार डाला था, अगर तब तूने धोखे से मुझसे मृत संजीवनी विद्या न सीखी होती तो यही आज तेरे हत्यारे के नाम से जग प्रसिद्ध होता। परंतु आज भी यह बच्चा अपने अधिकार को ऐसे ही किसी दुष्ट के हाथों में नहीं जाने देगा। आगे बढ़ अंकित, और अपने अधिकार को छीनने का प्रयास करने वाले इस दुष्ट का संहार कर दे। गुरु के आदेश पर अंकित ने तलवार खींच ली और अद्भुत ढंग से उछलता हुआ भोकाल तक जा पहुंचा। धड़ाक! शाबाश अंकित, शाबाश, समाप्त कर डाल इस दुष्ट को। टनाक! और इसके गर्व को। बहुत निर्दयी हो ऋषिवर, एक बच्चे को मेरे हाथों मरवाने पर तुले हो, परंतु मैं इतना निर्दयी नहीं, और उसकी गर्दन की बजाय इसकी तलवार पर हुआ मेरा ये प्रहार इसका प्रमाण है। और चूंकि इसके साथ साथ आप भी मेरी राह का रोड़ा बन सकते हैं, इसलिए क्षमा करना ऋषिवर। मैं इसके साथ साथ आपको भी बंदी बना रहा हूं। अब ठीक है, अब आप और आपका यह शिष्य मुझे राज सिंहासन पर बैठता देखने की सिवा कुछ ना कर सकेंगे। ऋषि योगेश्वर और अंकित ही क्या, सभी के देखते देखते भोकाल आगे बढ़ा और जाकर शान से राज सिंहासन पर बैठ गया। तो राज सिंहासन पर बैठ गया, यही चाहता था मैं, इसलिए मैंने सारा षड्यंत्र रचा था। काल कुंडली तुम, अच्छा हुआ तुम सबके सामने आ गए, और इसी के साथ तुम्हें सामने लाने की मेरी योजना सफल हो गई। योजना? अगर तू ये समझ रहा है कि काल कुंडली कि मैं तेरे षड्यंत्र में फंसकर राज सिंहासन पर बैठा हूं, तो ये तेरी भूल है। वास्तविक यह है कि जब मैंने ये देखा कि राज सिंहासन पर बैठने वाली महारानी और राजकुमारी श्वेता मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा माथा ठनका। मुझे संदेह हो गया कि राज सिंहासन के साथ कोई गड़बड़ है, और मेरा यह संदेह उस समय पूर्ण विश्वास में बदल गया जब मुझे पता चला कि कुबड़ा शैतान सिंहासन पर बैठते बैठते अचानक सिंहासन को छोड़कर चला गया। मैं समझ गया कि सैकड़ों शैतानी शक्तियों के स्वामी कुबड़ा शैतान ने विकासनगर के सिंहासन पर बैठने का विचार इसलिए त्याग दिया क्योंकि उसकी शैतानी दृष्टि ने सिंहासन से जुड़ी गड़बड़ को देख लिया था, और अंततः मेरी योजना सफल हुई। तुम सामने आ ही गए। मेरे रूप में तूने अपनी मृत्यु को अपने सामने बुलाया है मूर्ख, क्योंकि मेरे साथ साथ तेरे सामने तेरी मृत्यु के दूत भी आए हैं, साक्षात आकाश से उतरने वाले उन ग्रहों के रूप में। बम! और उन ग्रहों को आकाश से उतरने के लिए विवश किया है उस मार्केस दशा ने, जो मैंने राज सिंहासन पर लगाई हुई है। मुझे तो बस इस क्षण की प्रतीक्षा थी कि कब तू राज परिवार से काल टालने के लिए उनके संकटों को अपने ऊपर लेकर राज सिंहासन पर बैठे, और मैं उग्र ग्रहों को तेरा काल बनाकर पृथ्वी पर उतारूं। और जानता है, ये सारा षड्यंत्र मैंने तेरे साथ बंदी अपनी मृत्यु को टालने के लिए रचा है। राज सिंहासन पर लगी मार्केस दशा के कारण तू अब अपनी नहीं बल्कि राज परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु मर रहा है।
इसलिए यमराज ने मेरी सांसों की जो डोर तेरे सांसों से उलझाई थी वो अब सुलझ चुकी है। तेरे अंत के पश्चात भी अब मुझे कुछ नहीं होगा। तू मरने जा रहा है। उग्र शनि ग्रह के इन विस्फोटक छल्लों से बड़ूम तेरे प्राण लेने को उतारू हैं बृहस्पति ग्रह का तीव्र गति से घूमता ये लाल तूफान। तेरे शरीर से टकराकर तेरी चटनी बनाने को तैयार है मंगल ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाती ये चट्टानी टुकड़े। तुझे मोम की भांति पिघलाने को तत्पर है सूर्य की भीष्म उष्मा, और तेरे शरीर की नसों में बहते लहू को जमाने को उतावली है बुध ग्रह की सतह पर विराजमान भयंकर शीत तरंगे। मार्केस दशा के कारण तो अपने लाख प्रयत्नों के पश्चात भी इन उग्र ग्रहों की शक्ति से बच नहीं पाएगा। इसलिए बंद कर ये उछलकूद और बन जा आराम से काल का निवाला। लगता है तू इस तरह नहीं मानने वाला। कोई बात नहीं, तुझे शांत करने के लिए बृहस्पति ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना। ओह, जैसे ये भोकाल बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चपेट में आया वैसे ही जड़ होकर रह गया वो। ओह, ये क्या, मेरा शरीर तेजी से स्थिर होता जा रहा है। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी तनिक भी हिलडुल नहीं पा रहा हूं। ओफ। बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने तुझे जीती जागती प्रतिमा में बदल दिया है भोकाल। अब सभी उग्र ग्रहों के वार तेरे चुथरे उड़ा देंगे। तेरा बचना असंभव है। इसलिए अब तू बचने की नहीं बल्कि अपनी अंतिम इच्छा की सोच। हो सकता है मैं तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं। भोकाल ने भी बचने का संघर्ष छोड़ दिया और पीड़ा भरे स्वर में कर रहा उठा, मैं हार गया। मैं तुम्हारी शक्ति से सचमुच हार गया कानकुंडली। मुझे अब मेरी मृत्यु ठीक मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। ऐसे में मैं तुम्हारी उदारता को धन्यवाद देता हूँ। प्राणों को छोड़कर तुम अपनी कोई भी इच्छा बता सकते हो। मुझे प्राणों का अब कोई मोह नहीं। मोह है तो बस इतना कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पश्चात वो विकास नगर मुझे भूल जाए जिसके लिए मैं सदा जिया और मरा। इसलिए अंतिम इच्छा के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम वो अस्मयंतक और अस्त्रमणि धारण करो जिसे मैंने यक्ष भुक्ति से भेंट में पाया। विकास नगर के मुख्य द्वार पर स्थित उन विशाल हीरो को अपनाओ जो मैंने माया को हराकर प्राप्त किए। उस चमत्कारी गजमुक्ता मणि के संरक्षक बनो जो मैंने पड़ोसी राज्य से पाई थी। मेरे उस चमत्कारी महल तिलिस्मा को अपना बनाओ जिसे मैंने तिलिस्मी ओलंपाक विजय कर हासिल किया था। और मेरे कवच, मेरी ढाल और मेरी वो प्रलयंकारी तलवार धारण करो जो मेरी भोकाल शक्ति का प्रतीक है। चमत्कारी कवच, ढाल और प्रलयंकारी तलवार भी मेरी। भोकाल, तू अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है या मुझे अपनी उन सारी वस्तुओं को उपहार में दे रहा है जिनके नाम से तू जाना जाता है। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो समझ ले, पूरी हो गई तेरी ये इच्छा। और कुछ? हाँ, एक इच्छा और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो राजमुकुट पहनकर दिखाओ जिसे पहनने की इच्छा लेकर मैं मर रहा हूँ। गर्भ से फूला न समाते कालकुंडली ने राजमुकुट अपने सिर पर रख लिया। ले अप्रसन्न। उग्र ग्रहों के प्रहारों के कारण मेरी आंखें धुंधली होती जा रही है। महानुभाव, मुझे इतने पास से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि मैं अंतिम बार तुम्हें राजमुकुट पहने देखना चाहता हूँ। कृपया थोड़ा पीछे हटिए ताकि मैं तुम्हें जी भरकर देख सकूं। गर्भ से भरा ठाके लगाते हुए कालकुंडली 2 कदम पीछे हट गया। ले, अब मैं तुझे स्पष्ट दिख रहा हूं। नहीं, थोड़ा सा और पीछे हटिए। कालकुंडली थोड़ा और पीछे हटा। अब दिखा? नहीं, थोड़ा और पीछे। मैं पीछे होता चला जाता हूं। जब तुझे स्पष्ट दिख जाए तो मुझे बता देना। ओह, लगातार पीछे हटता कालकुंडली
पीछे किसी चीज से टकराया और अपना संतुलन कायम ना रख पाया। ओह, अच्छा हुआ नीचे ये आसन आ गया, नहीं तो पीछे गिरता तो चोट लग सकती थी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? ये उग्र ग्रह मेरी तरफ बढ़ते हुए मुझ पर ही आक्रमण क्यों कर रहे हैं? आऊ आऊ, क्या कारण है इसका? वो मार्केस दशा जो इस राज सिंहासन पर लगी हुई है, जिस पर तुम बैठे हुए हो। तुम्हें इसी राज सिंहासन तक पहुंचाने के लिए मैंने अंतिम इच्छा का स्वांग रचा था। मैं राज सिंहासन पर नहीं। राज सिंहासन पर बैठकर तुमने मुझ पर से मार्केस दशा टाल दी है, इसलिए अब ये उग्र ग्रह मेरी जगह तुम्हें अपना शिकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। मार्केस दशा के कारण ये उग्र ग्रह मुझे अपना शिकार नहीं बना सकते। मैं राज सिंहासन से मार्केस दशा को टाल दूंगा, अभी टाल दूंगा। ज्योतिष के उस महासम्राट के हाथ विद्युत की तरह घूमे। अगले ही क्षण उग्र ग्रह हवा में विलीन होते चले गए, टल गई। इसी के साथ राज सिंहासन से मार्केस दशा टल गई और तुमने स्वयं उसे टाला। कालकुंडली, हाँ, टाल दिया। अपने आप को बचाने के लिए मैंने राज सिंहासन पर लगी मार्केस दशा को स्वयं ही टाल दिया, और ऐसा करके मैंने स्वयं ही अपनी पराजय को अपने गले लगा लिया है। परंतु मेरी ये पराजय कुछ ही समय के लिए है। याद रखना भोकाल, मेरी ये पराजय विजय में बदलेगी और मेरी विजय का वो समय जल्द आएगा, बहुत ही जल्द। मार्केस दशा के हटते ही रानी मोहिनी राजकुमारी श्वेता स्वस्थ हो गई। ऋषि योगेश्वर राजकुमार अंकित को लेकर वापस आश्रम प्रस्थान कर गए एवं प्रजावासियों ने एक बार फिर भोकाल की जय जयकार की। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां इस वीडियो को जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।